आज से बहुत साल पहले नैनपुर गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था। यह कब्रिस्तान सालों से वीरान पड़ा था, लेकिन गांव में इसके बारे में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि जो भी मुर्दा यहां दफन किया जाता, उसकी लाश रात में गायब हो जाती। लोग सुबह जब कब्रिस्तान आते तो कब्र के आसपास बिखरे हुए कंकाल के टुकड़े मिलते। कुछ लोग कहते ये जंगली कुत्तों का काम है, लेकिन किसी ने कभी सचमुच देखा नहीं था। धीरे धीरे ये डर एक अफवाह से बढ़कर एक हकीकत बन गया। कोई भी रात में कब्रिस्तान में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। गांव में करीम चाचा अपने परिवार के साथ रहते थे। करीम चाचा बेहद नेकदिल इंसान थे और गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा सलीम, जो बिरयानी बनाने का काम करता था, और छोटा बेटा गुलफाम, जो टीचर था। करीम चाचा का परिवार खुशहाल था, लेकिन एक दिन अचानक करीम चाचा की तबीयत बहुत खराब हो गई। सलीम अपने अब्बू को बड़े शहर के अस्पताल ले जाने की बात करता, लेकिन करीम चाचा कहते, बेटा अब मेरा वक्त आ गया है, अब तुम गुलफाम का ध्यान रखना। करीम चाचा ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सलीम और गुलफाम दोनों टूट चुके थे। गांव के लोग करीम चाचा की मदद के लिए जल्दी से उनके घर आ गए और सलाह दी कि उन्हें जल्द से जल्द दफन कर देना चाहिए, क्योंकि रात हो रही थी। गांव वालों ने चेतावनी दी कि रात के वक्त कब्रिस्तान जाना खतरनाक होता है, लेकिन सलीम ने कहा, यह सब मन की बात है, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, हम रात में ही अब्बू को दफन करेंगे। गांव वाले उनके साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन भीमा, हरिया और बिरजू रुक गए। रात घिरने लगी और वे लोग करीम चाचा को कब्रिस्तान ले जाने लगे। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गुलफाम ने मशाल जलाकर आगे बढ़ाई और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां एक अजीब दृश्य उनके सामने था। एक कब्र पहले से ही खुदी हुई थी। यह देखकर सबके चेहरे पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी। सलीम घबराकर बोल उठा, अब्बू की मौत तो अभी अभी हुई थी, फिर यह कब्र किसने और कब खोदी? भीमा, जो हमेशा हंसी मजाक में बात करता था, आज पहली बार चुप था। हवा और भी सर्द हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास मंडरा रही हो। तभी अचानक गुलफाम को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उन्होंने सुना, कब्र के पास से हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मिट्टी को खुरच रहा हो। गुलफाम अपने बड़े भाई सलीम से कहता है, भाईजान, ये कब्र पहले से खुदी हुई है, लगता है अब्बू को यहीं दफनाना पड़ेगा। किन्हीं टिपुंशी में नस्से सदस्य है। सलीम और गांव वाले मिलकर करीम चाचा को उसी कब्र में दफना देते हैं। सब धीरे धीरे घर की ओर लौटने लगते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस कब्र में वे करीम चाचा को दफना कर आए थे, वहां पहले भी एक लाश दफन थी, जो कुछ दिनों पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। अब करीम चाचा की लाश के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला था, जिसे देखकर दोनों भाइयों की आत्मा तक कांप जाएगी। 2 दिन बाद गुलफाम अपने अब्बू की कब्र पर फूलों की माला चढ़ाने के लिए कब्रिस्तान जाता है। जैसे ही वह करीम चाचा की कब्र के पास पहुंचता है, जो दृश्य वह देखता है, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। करीम चाचा की कब्र खुली हुई थी और उनकी लाश गायब थी। गुलफाम का खून खौल उठता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, अब्बू की लाश किसने गायब की? ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? गुस्से से भरा हुआ गुलफाम गांव की ओर भागता है और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके बताता है, करीम चाचा की लाश कब्र से गायब है। किसी ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। किसने ऐसा किया है? सभी गांव वाले सन्न रह जाते हैं। वे डर और घबराहट से भर जाते हैं। एक बूढ़ा गांव वाला कांपती आवाज में कहता है, हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि उस कब्रिस्तान में अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन तुम दोनों भाइयों ने हमारी एक भी नहीं सुनी। अब्बू को उसी कब्रिस्तान में दफनाने की जिद की और अब ये हो गया। लगता है किसी शैतानी शक्ति ने आपकी अब्बू की लाश को उठा लिया है। गुलफाम, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, जवाब देता है, मुझे इन शैतानी बातों में यकीन नहीं। मुझे इस कब्रिस्तान की सच्चाई जाननी है। मैं पता लगाऊंगा कि यहां लाशों को कौन गायब कर रहा है, चाहे मुझे अपनी जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। कुछ गांव वाले डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन कुछ ने गुलफाम के साथ खड़े होने का वादा किया। हम तुम्हारे साथ चलेंगे, उन्होंने कहा। हमें भी जानना है कि यह सब कौन कर रहा है। कुछ दिन बाद गांव में एक और घटना घटती है। गांव के बुजुर्ग दिलदार चाचा का निधन हो जाता है। गांव वालों के बीच एक योजना बनती है कि इस बार वे दिलदार चाचा को उसी कब्रिस्तान में दफनाकर वहां रात भर निगरानी करेंगे, ताकि पता चल सके कि आखिर लाशों को गायब करने वाला है कौन। गुलफाम और सलीम भी इस योजना में शामिल होते हैं, लेकिन सलीम को डर सताने लगता है। वह गांव वालों से कहता है,
अगर सच में किसी शैतानी शक्ति का साया है तो हम उसका सामना कैसे करेंगे? हमें किसी फकीर बाबा को साथ ले जाना चाहिए जो इन बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा कर सके। सभी गांव वाले इस बात पर सहमत होते हैं। वे मिलकर गांव के प्रसिद्ध फकीर बाबा को लेने जाते हैं जो अक्सर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे रहते थे। गांव वाले बाबा के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, बाबा हमारी मदद कीजिए, गांव में कुछ अनहोनी हो रही है। बाबा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और बिना कोई सवाल पूछे गहरी आवाज में कहते हैं, मुझे सब पता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। फकीर बाबा ने गहरी आवाज में कहा, कब्रिस्तान में एक शैतानी जिन्न रहता है, वही कब्रों से लाशों को गायब करता है। यह सुनकर गुलफाम और सलीम समेत सभी गांव वालों की रूह कांप उठी। सलीम ने घबराते हुए कहा, बाबा आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, अब सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं। फकीर बाबा ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए गंभीरता से कहा, हमें जल्दी से कब्रिस्तान जाना होगा। आज अमावस्या की काली रात है और आज रात शैतानी शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। गांव वाले जल्दी से दिलदार चाचा को लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। गुलफाम और सलीम भी साथ थे और बाबा उनके पीछे पीछे चल रहे थे। गांव वालों में बेचैनी और डर साफ झलक रहा था, लेकिन फकीर बाबा की उपस्थिति ने उन्हें थोड़ा हौसला दिया। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे, बाबा ने सभी को हिदायत दी, मैं इसी कब्रिस्तान में छुपकर निगरानी करूंगा। जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। तुम लोग दिलदार चाचा को दफना दो और फिर किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाओ। जल्दबाजी में सभी गांव वालों ने दिलदार चाचा को दफना दिया और पास ही एक घनी झाड़ी के पीछे छुप गए। रात और गहरी हो गई। चारों तरफ कुत्तों और बिल्लियों की डरावनी आवाजें गूंजने लगी जो माहौल को और भयावह बना रही थी। तभी अचानक जोर जोर से हवाएं चलने लगी और एक काला धुआं कब्रिस्तान के पास आ गया। सभी गांव वाले और गुलफाम तथा सलीम भय से कांप उठे। सामने एक अजीब सा दृश्य दिखने लगा। एक काला शैतानी दानव दिलदार चाचा की कब्र खोद रहा था। उसके हाथों में ऐसी शक्ति थी कि वह मिट्टी को हवा में उड़ा रहा था। अचानक दानव ने दिलदार चाचा की लाश को बाहर निकालकर खाना शुरू कर दिया। यह मंजर इतना भयानक था कि सभी गांव वालों की रूह कांप गई। गुलफाम और सलीम का शरीर डर के मारे सुन्न हो गया। तभी फकीर बाबा वहां पहुंचे और ऊंची आवाज में चिल्लाए, आज यह तेरी आखिरी रात है शैतान। बाबा ने अपने झोले से राख निकालकर शैतानी दानव पर फेंकी। दानव दर्द से कराहने लगा और शैतानी शक्तियां तेजी से बाबा पर हमला करने लगीं। गांव वाले यह सब देखकर और ज्यादा डर गए। उनकी आंखों के सामने जो हो रहा था वह किसी भयानक सपने जैसा था। तभी फकीर बाबा ने अपने झोले से एक त्रिशूल निकाला और शैतानी दानव की ओर बढ़े। दानव ने बाबा पर अंतिम हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने त्रिशूल से उसे रोका और एक जोरदार वार किया। दानव चीखते हुए आग में तब्दील हो गया और कुछ ही पलों में गायब हो गया। सभी गांव वाले बाबा के पास दौड़े और उन्हें धन्यवाद देने लगे। आपने हमें बचा लिया बाबा, सलीम ने रोते हुए कहा। बाबा ने उन्हें सांत्वना दी, अब इस गांव पर कोई खतरा नहीं है। उस दिन के बाद से उस कब्रिस्तान में कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी। गांव वाले खुश होकर अपने गांव लौट आए। अब कब्रिस्तान से लाशें गायब नहीं होती और लोग बिना किसी डर के अपने प्रियजनों को वहां दफनाने जाते हैं। आज की दूसरी कहानी की ओर। भूत प्रेत, आत्माएं, चुड़ैलें, इन सब पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया था और शायद करना भी नहीं चाहता था। लेकिन उस एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन के बाद से मुझे यकीन करना पड़ा कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। यह घटना लगभग 10 साल पुरानी है। मेरी उम्र तब 18 साल के करीब थी। मुझे अपने दादा दादी का घर बहुत पसंद था। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं वहां जाया करता था, लेकिन उस बार मैंने कुछ अलग किया। गर्मियों की बजाय सर्दियों की छुट्टियों में मैं दादी के घर गया। सर्दियों का मौसम मुझे बहुत भाता था। ठंडी हवा, कुहासे में डूबे रास्ते और रजाई में दुबक कर सोने का मजा कुछ और ही होता था। मैं अपने दादा दादी के पास पहुंचा और मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वहां का परिवार और दोस्त मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए मुझे वो जगह बेहद पसंद थी। जैसे ही मैंने अपना सामान रखा, मैं बाहर दोस्तों के साथ खेलने निकल गया। वहां के लोग हमेशा मुझे अपनापन महसूस कराते थे। खेल खेल में समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। जब मैं वापस लौटा तब तक अंधेरा हो चुका था। सर्दियों में वैसे भी जल्दी अंधेरा हो जाता है। मैंने घर आकर हाथ मुंह धोया और अपने कमरे में जाकर आराम से लेट गया। छत की ओर देखता हुआ मैं दिन भर के खेल के बारे में सोच रहा था। तभी मुझे बाहर से दादी और दादाजी की बातें सुनाई दी। मैं कमरे से बाहर आया और देखा कि दादी कह रही थी, तुम्हें टिफिन देने जाने की जरूरत नहीं है। इतनी ठंड में बाहर मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है।
दादाजी जिद पर अड़े थे। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जाकर चाचा जी को टिफिन पहुंचा आऊंगा। मैंने पूछा, क्या हुआ दादी, कोई दिक्कत है क्या? दादी ने समझाया, तुम्हारे दादाजी की तबीयत सही नहीं है और बाहर ठंड बहुत ज्यादा है, उन्हें इतनी रात में जाने की क्या जरूरत है, लेकिन ये मानते ही नहीं। मैंने तुरंत दादाजी से कहा, दादाजी रहने दीजिए, मैं टिफिन पहुंचा आता हूँ। आपने मुझसे कहा था कि चाचा जी की फैक्ट्री ज्यादा दूर नहीं है, तो मैं आराम से जाकर उन्हें टिफिन दे आऊंगा। दादाजी ने पहले मना किया, लेकिन फिर मेरी बातों से सहमत हो गए। उन्होंने मुझे एक टॉर्च थमाई और साथ ही हिदायत भी दी, देखो तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, रास्ते में अगर कोई आवाज दे, चाहे वो कितनी ही अजीब क्यों ना हो, पीछे मुड़कर मत देखना, सीधा टिफिन देकर लौट आना। मैंने उनकी हिदायत सुनी और टिफिन लेकर चल पड़ा। जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा, एक ठंडी हवा के झोंके ने मेरे चेहरे पर दस्तक दी। रात और ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मैंने भी अच्छे से कपड़े पहन रखे थे, इसलिए ठंड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। टॉर्च की रोशनी के सहारे मैं धीरे धीरे चाचा जी की फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगा। रात ज्यादा नहीं हुई थी, लगभग 7:30 बजे होंगे। सड़क सुनसान थी, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था। मैंने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और आखिरकार फैक्ट्री पहुंच गया। चाचा जी को टिफिन दिया, उनसे थोड़ी बात की और फिर उन्होंने मुझे वही चेतावनी दी जो दादाजी ने दी थी। चाचा जी ने कहा, देखो यहां से सीधे घर लौट जाना, रास्ते में अगर कोई आवाज दे तो पीछे पलटकर मत देखना। मैंने हंसते हुए पूछा, मगर मामा जी कौन आवाज देगा? चाचा जी ने गंभीरता से कहा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे बचना ही बेहतर होता है, तुम बस मेरी बात मान लो। उनकी बातों ने मुझे थोड़ा विचलित कर दिया, लेकिन मैंने उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंड और गहरी हो गई थी, चारों ओर सन्नाटा था, केवल मेरे जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक मुझे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैं रुक गया, लेकिन दादाजी की हिदायत याद थी। रात के 8:30 बज चुके थे और ठंड की वजह से सारा इलाका पूरी तरह से वीरान हो चुका था। रास्ता कच्चा था और दोनों ओर घने जंगल फैले हुए थे। जब मैं मामा जी की फैक्ट्री से लौट रहा था तो माहौल और भी भयानक हो गया था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, रास्ते के किनारे खड़े पेड़ और ज्यादा डरावने लगने लगे। तभी अचानक मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आई, सुनो, रुको। मेरे कदम ठिठक गए, लेकिन दादाजी की चेतावनी याद थी, पीछे पलटकर मत देखना। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि वही आवाज फिर से आई, पीछे देखो, मैं कौन हूं। यह आवाज बहुत अजीब और डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी प्रेतात्मा की हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। एक पल के लिए मैं पलटने ही वाला था, लेकिन तभी दादाजी की बात मुझे याद आ गई, पीछे मत देखना। मैंने तुरंत अपने कदम तेज कर दिए और बिना रुके आगे बढ़ता रहा, मगर वह आवाज मेरे पीछे आती रही। अब वह और तेज हो गई थी। पीछे देखो, तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। मेरे अंदर डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। मैं तेजी से भागने लगा और बिना रुके सीधा घर की तरफ दौड़ा। आवाजें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं, लेकिन मैंने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। आखिरकार घर पहुंचते ही मैंने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। मेरी सांसें तेजी से चल रही थीं और मैं पसीने से तरबतर हो चुका था। नाना जी ने मुझे देखा और तुरंत मेरे पास आकर पूछा, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने पूरी बात उन्हें बताई, कैसे रास्ते में वह भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी और मैंने पीछे पलटकर नहीं देखा। दादाजी ने मुझे आराम से बिठाया और कहा, तुमने सही किया, वह आवाज इंसान की नहीं थी, वह एक प्रेत की थी। यह रास्ता बहुत पुराना है और यहाँ कई भटकती आत्माएं हैं। वे अक्सर राहगीरों को भ्रमित करने के लिए आवाजें देती हैं। अगर तुम पीछे पलटते तो वे तुम्हें अपने साथ ले जाती, लेकिन जब तक तुम उन्हें अनदेखा करते हो, वे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई और सही समय पर सही निर्णय लिया। उस रात मैं नाना जी के पास सोया और उसके बाद मैंने उस रास्ते पर कभी कदम नहीं रखा। यह घटना मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव था और उसने मुझे यह सिखाया कि कुछ रहस्य हमें समझने से बेहतर है कि उन्हें नजरअंदाज किया जाए। दोस्तों, यह थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आर्यन आपसे जल्दी ही मिलूंगा एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, हर आवाज के पीछे छिपी हकीकत को जानना जरूरी नहीं होता है।